किसी भी स्टोरी में क्या होता है कि पहले एक सिंपल सी चीज होती है कि जैसे रामू के पास नौकरी नहीं थी, फिर रामू ने बहुत मेहनत की, उसके बाद उसकी नौकरी लगी और फिर जॉब में उसके साथ यही हुआ। देयर हैज टू बी अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। पहले नौकरी नहीं थी, लेखक को ट्रेन से सफर करना है। अब वो कहते हैं कि मैंने सेकंड क्लास का टिकट लिया क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ नहीं चाहिए थी। अब इस चीज को समझना जरूरी है क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में सेकंड क्लास मतलब जनरल होता है। एक आम आदमी, मेरे और आपके जैसा व्यक्ति भी नवाबी नस्ल का हो सकता है। कैसे? जो भी फेंकू है, जो अपनी प्रतिष्ठा को ही सब कुछ समझता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स के यशपाल जी की एक कमाल की रचना लखनवी अंदाज। छोटा सा चैप्टर है, हालांकि इस चैप्टर के शुरू में ही एक ऐसा कैच दिया है, एक ऐसी चीज दी है, अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप पूरे चैप्टर को आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली, मेरे पास एक टेक्स्ट बुक भी है, मतलब बुक आपकी ही बुक है, इसको मैं एज ए रेफरेंस यूज करता रहूंगा और पावर पॉइंट में मेरे पास कुछ स्टोरी के पॉइंटर्स हैं। कहानी बहुत छोटी सी है, उसको हम टू द पॉइंट समझेंगे। छोटा सा मैं आपको लेखक के बारे में इतना ही बताऊंगा कि इन्होंने दुख का अधिकार जैसी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं जो कोर्स बी वालों को है। यशपाल जी का अपने जीवन काल में भगत सिंह जैसे महापुरुषों के साथ परिचय हुआ था और ये काफी प्रसिद्ध लेखक है हिंदी के, इसलिए इनकी कोर्स बी में भी आपको 9th स्टैंडर्ड में इनका एक चैप्टर मिलेगा हिंदी में। खैर, तो इनकी काफी कमाल की रचनाएं हैं। अब डायरेक्ट आप पिंक पैच पे आ जाओ। लेखक के बारे में आप बस इतना ही याद रखिए कि इनका परिचय स्वयं भगत सिंह जी जैसे महापुरुषों के साथ हुआ है, तो अपने आप में इनका जीवन भी काफी अच्छा है। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए, मैं आपको पृष्ठ पढ़ा रहा हूं जो पिंक पैच दिया होता है, इसके बाद मैं डायरेक्ट स्टोरी पे आऊंगा, पर यह पृष्ठ समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है इसके बेसिस पे वो क्वेश्चंस पूछे। मैंने 10th बोर्ड के क्वेश्चंस यहां अटैच किए, अपने बनाए हुए नहीं, बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस, और आप देखिएगा कि लेवल अच्छा आता है इस चैप्टर से क्वेश्चंस का क्योंकि ये चैप्टर काफी रहस्यमयी टाइप का है। खैर, यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यानी कि ये चैप्टर एक ह्यूमरस चैप्टर है, मजाकिया काइंड ऑफ चैप्टर है, ये बहुत सीरियस चैप्टर नहीं है। व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। बस अगर आप इस लाइन का मतलब समझ गए तो इसके बाद आगे इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी और नहीं है जो मेरी समझ से आपको बहुत कठिनाई होगी। बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। यशपाल जी ने, जब ये एक्चुअली क्या था कि यशपाल जी कुछ सोच रहे थे काफी समय से, कि मैं लेखक हूं, मैं कहानियां लिखता हूं, और भी कई सारे लेखक है कहानी लिखते हैं, क्या बिना कथ्य के कहानी लिखी जा सकती है? अब ये कथ्य क्या होता है? देखो, कथ्य मतलब आप उसको समझो, एकदम सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो स्टोरी के एलिमेंट्स। किसी भी कहानी में क्या क्या होते हैं, जैसे कैरेक्टर्स होंगे, हाँ, बिना कैरेक्टर्स के स्टोरी कैसे चलेगी? एक प्लॉट होगा, है ना, उसका कोई थीम होना चाहिए। तो स्टोरी के जो एलिमेंट्स है, आप इसी को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यही कथ्य है। इन एलिमेंट्स के बिना किसी कैरेक्टर के, बिना किसी प्लॉट के, सोनली बेस्ड ऑन द राइटर्स इमेजिनेशन, सिर्फ पूरी तरीके से लेखक के कल्पनाओं के आधार पे क्या कोई कहानी गढ़ी जा सकती, क्या कोई कहानी लिखी जा सकती है, रची जा सकती है? तो शुरू में यशपाल जी ने यह कहानी ये साबित करने के लिए लिखी थी कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, किंतु जब इन्होंने ये कहानी लिखी तो इन्होंने आगे चल के अपनी ही बात को गलत साबित कर दिया। जो ये इनिशियली सोच रहे थे कि बिना कथ्य के, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, बिना कथ्य के यानी कि क्या? जैसे जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो इसमें कोई मेजर इवेंट नहीं हुआ है। जैसे प्लॉट होता है, जैसे कि कोई प्लॉट मतलब क्या, कि कोई सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे, इसमें कोई सीरीज ऑफ इवेंट्स नहीं है, एकदम से लेखक ट्रेन में चढ़े और कुछ हो गया। कैरेक्टर्स जो हैं उनके भी नाम आपको नहीं पता, जैसे स्टोरी के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कहानी के क्या क्या हिस्से होते हैं। प्लॉट हो गया यानी कि कुछ घटनाएं होंगी जिसकी वजह से कहानी हो रही है। अरे जैसे महाभारत का युद्ध हुआ तो उसके पीछे घटनाएं है ना, एक घटना से दूसरी घटना निकलती है कि पहले ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, फिर आगे ये हुआ। तो घटनाओं का महत्व है। यहां कोई घटना वटना नहीं है, सीधा मेन आप आ गए। किसी भी स्टोरी में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपके दिमाग में आए, किसी भी स्टोरी में क्या होता है कि पहले एक सिंपल सी चीज होती है कि जैसे रामू के पास नौकरी नहीं थी, फिर रामू ने बहुत मेहनत की, उसके बाद उसकी नौकरी लगी और फिर जॉब में उसके साथ यही हुआ। देयर हैज टू बी अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। पहले नौकरी नहीं थी, बाद में नौकरी लगी, उसके बाद क्या हुआ। तो ये यूजुअली ये होता है नॉर्मल स्टोरीज में।
और ऐसी स्टोरी जहां सीधा बिना कथ्य के, प्लॉट नहीं है स्टोरी में, आप इस स्टोरी में भी पढ़ेंगे नवाब साहब और लेखक के बीच की छोटी सी कहानी, वो डायरेक्ट स्टोरी शुरू हो जाती है। दूसरा, अब आप देखेंगे कि कैरेक्टर्स, स्टोरी के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, प्लॉट हो गया, कैरेक्टर्स, इसमें कहानी में आपको ना तो लेखक का नाम पता है ना ही नवाब साहब का नाम पता है, उनको पूरे पाठ में लेखक केवल नवाब साहब कहते हैं। तो बिना कथ्य के क्या कहानी लिखी जा सकती है, यानी कि बिना किसी स्टोरी के एलिमेंट के, ना अच्छे, यानी कि बिना कथ्य के, बिना प्लॉट के, यही है। अगर आप इस चैप्टर की लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो वहीं पे वो आपको बता देंगे कि बिना विचार, घटना और पात्रों के, यानी कि कोई थॉट होगा प्लॉट, यानी कि बिना किसी विचार के, बिना किसी घटना के, कोई मेजर इवेंट नहीं हुआ, बिना पात्रों के, बिना कैरेक्टर्स के, क्या सिर्फ लेखक की कल्पनाओं के आधार पर कहानी लिखी जा सकती है? इसे साबित करने के लिए इन्होंने ये कहानी लिखी है। और जब ये कहानी इन्होंने लिख दी तो ये पता चला कि हाँ, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कहानी क्या है आप यहां पे समझिए। तो जैसा कि आप इस इमेज को देख के समझ गए होंगे, टेक्स्ट बुक की इमेज है, एक ट्रेन जर्नी आपको इस इमेज में दिखाई जाएगी। ठीक है, मैं आपको स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल ट्रेन का एक सफर है ये, बिल्कुल। यहां अगर आप नोटिस करोगे तो यहां यशपाल जी का नाम लिखा है। खैर, मैं आपको थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं स्टोरी का। देखिए, जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो इस तरीके से स्टार्ट होती है कि लेखक ये कहते हैं कि मुझे ट्रेन से सफर करना है। मुफस्सिल नाम की कोई जगह लेखक इस तरीके से कहते हैं उसको। खैर, लेखक को ट्रेन से सफर करना है। अब वो कहते हैं कि मैंने सेकंड क्लास का टिकट लिया क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ नहीं चाहिए थी। अब इस चीज को समझना जरूरी है क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में सेकंड क्लास मतलब जनरल होता है। जैसे आज अगर आप कभी ट्रेन से गांव गए होंगे तो एक स्लीपर क्लास होती है, उसके ऊपर एसी होती है, थर्ड एसी, सेकंड एसी और अगर फर्स्ट एसी है तो, पर स्लीपर के नीचे जो है उसको सेकंड क्लास या जनरल कहते हैं। तो ये क्या जनरल बोगी में बैठ के गए? नहीं, एक्चुअली क्या था, ये कहानी भारत की आजादी से पहले की है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि लेखक यशपाल जी, इनका परिचय भगत सिंह जैसे महापुरुषों से था। तो ये सब तो आजादी के पहले थे। तो आजादी के पहले क्या होता था कि ट्रेन में एक होता था, 3 क्लासेस होती थी, एसी वेसी तब आविष्कार नहीं हुआ था। एक होता था फर्स्ट क्लास, एकदम बड़े बड़े रूम, उसमें चाय कॉफी बट रहा है, एकदम ऐसे फैल के सोफे पे बैठ के जाओ, फर्स्ट क्लास। वो बहुत ज्यादा अमीर लोगों के लिए होता था, रईस लोगों के लिए, जिसमें राजा महाराजा अक्सर या ब्रिटिश सरकार के बड़े अफसर चला करते थे। एक होता था सेकंड क्लास, जो प्रीमियम होता था, उतना नहीं बट वो भी काफी महंगा होता था और उसमें मतलब आप काफी स्पेस होती थी, बड़ी बड़ी सीटें। और एक होता था थर्ड क्लास, जिसमें नॉर्मल लोग जाते थे, ठीक है, जनरल लोग। अब लेखक के पास थोड़े पैसे थे, तो लेखक के पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वो फर्स्ट क्लास प्रीमियम क्लास में बैठूं, बट हाँ, सेकंड क्लास तक की टिकट लेखक निकाल सकते थे। ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई फर्स्ट एसी की टिकट नहीं निकाल पा रहा, बस सेकंड एसी की निकाल सकता है। तो उस वक्त, अब आजादी से पहले का समय, ट्रेन से लोग ज्यादा सफर नहीं करते थे, उसमें भी आप सेकंड क्लास का टिकट लोगे तब तो बहुत ही कम हो सकता है कोई भी सेकंड क्लास से सफर ना करे। तो लेखक ने ये सोच करके, हालांकि सफर छोटा सा था, लेखक चाहते तो थर्ड क्लास जनरल क्लास में बैठ करके सफर कर सकते थे, लेकिन लेखक ने बोला छोटा सा समय, भले चंद घंटों का, लेकिन ना मुझे एकांत वातावरण चाहिए कि मैं अपनी आने वाली कहानी के बारे में सोच सकूं। और खिड़की से, ट्रेन की खिड़की पे बैठ के, अब खाली कोच होगा सेकंड क्लास का, आजादी से पहले कोई इतना अमीर ना था, बहुत कुछ लोग थे, तो सेकंड क्लास में कोई होगा नहीं, आराम से बैठ करके खिड़की से दृश्य देखूंगा, कहानी के बारे में सोचूंगा, इसीलिए सेकंड क्लास। हालांकि ये बहुत पुरानी इमेज है, इस तरह की ट्रेन नहीं होगी, ट्रेन थोड़ी आधुनिक बन गई थी, पर ये मैंने आपको दिखाने के लिए लिखी थी। फर्स्ट और सेकंड क्लास थोड़ा प्रीमियम होता था और थर्ड क्लास जनरल होता था, जिसमें सामान्य लोग सफर करते थे। ठीक है, आप कहानी देखिए। लेखक को पास में ही कहीं जाना था, ठीक है, लेखक को पास में ही कहीं पैसेंजर ट्रेन से जाना था। मैं टेक्स्ट बुक और पीपीटी दोनों की मदद से आपको बीच बीच में यहां पढ़ाता रहूंगा। लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोच करके कि उनको पास में ही कहीं जाना है, यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है, वे आराम से खिड़की के प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे। मैंने आपको बताया था पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। अब लेखक ने ट्रेन लिया, इतने में ट्रेन सू सू, ट्रेन ने मतलब जैसे भी आवाज करती है सीटी मार दी थी, तो लेखक तुरंत दौड़ के गए। और अब क्या है कि सेकंड क्लास के एक से ज्यादा बोगी होंगे, ज्यादातर तो थर्ड क्लास की बोगी होती है,
2-3 बोगी सेकंड क्लास की और एक बोगी शायद एकदम प्रीमियम वाली फर्स्ट क्लास की होती होगी। तो अब लेखक को ट्रेन छूटने ही वाली थी, सीटी मार चुकी थी। अब लेखक ने फटाफट टिकट लिया और गए, तो उनको एकदम से वहां सेकंड क्लास की एक छोटी सी बोगी दिखी, तुरंत दौड़ के उसमें चढ़ गए। लेखक को लगा ये छोटी बोगी है सेकंड क्लास की, ये तो पक्का खाली होगी। लेकिन अनुमान के विपरीत बात निकली। लेखक सोच के गए थे कि सेकंड क्लास की टिकट ले रहा हूं, कोई जाएगा नहीं, सेकंड क्लास की बोगी खाली होगी। लेकिन वो बोगी खाली नहीं थी, उसमें एक व्यक्ति पहले से थे। और अब आगे कहानी बढ़ेगी। डिब्बे में पहले से ही, है ना, पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही एक लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पलथी मारकर बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। ठीक है। हाँ, अब देखो इस चैप्टर में क्या है ना कि लेखक अपने आप को सफेद पोश, है ना, सफेद पोश ही लिखा है ना, सफेद पोश कहकर संबोधित करते हैं। और नवाब साहब को नवाब साहब कहते हैं। ना तो लेखक ने अपना नाम बताया है इस कहानी में। अब कहानी से पहले ऑथर के बारे में दिया, इसलिए आपको पता है लेखक का नाम यशपाल जी है, अन्यथा आपको भी नहीं पता होता। कहानी के अंदर लेखक ने ना तो अपना नाम बताया, अपने आप को सफेद पोश कहते हैं वो, और नवाब साहब को नवाब साहब कहते हैं। तो जब वो अंदर चढ़ते हैं तो अंदर पहले ही एक लखनवी नवाब के नस्ल के, यानी कि लखनऊ में नवाब वहां थोड़े ज्यादा रहे, तो लखनऊ की नवाब के जैसे एक व्यक्ति दिख रहे थे, जो पलथी मार करके, हम सब लेग्स को क्रॉस करके पलथी मार करके, है ना, हम सब बैठते हैं, खाना खाते हैं। हिंदुस्तानी लोग यार, डिनर टेबल पे भी खाते हैं, जमीन पे भी बैठ के हमने खाना खाया है, हाथ से खाना खाते हैं हम। तो वैसे पलथी मार के सीट के ऊपर, पांव लटका के नहीं, सीट के ऊपर पांव फोल्ड करके बैठे थे सज्जन। उनके सामने एक तौलिया रखा था, उसके ऊपर 2 खीरे रखे थे। ठीक है, 2 खीरे रखे थे। अब आगे क्या होता है? डिब्बे में हमारे सहसा, ये मैं बुक से पढ़ रहा हूं, डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। देखिए, जब आप ये चैप्टर अगर कभी खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं इस चैप्टर की वर्डिंग्स थोड़ी डिफिकल्ट है, थोड़ा उर्दू और हिंदी के शब्द मिला के यहां पे यूज किए गए हैं। तो जब लेखक एकदम से गए तो जो नवाब साहब थे वो थोड़े से मतलब बेचैन से हो गए, परेशान से हो गए, कि लेखक को लगता है कि मानो जैसे मैं एकांत में सफर करना चाहता था, शायद ये भी कोई कहानी के बारे में सोच रहे होंगे, ये भी एकांत सफर करना चाहते होंगे। ठीक है, ये है। साथ ही साथ लेखक वहां बैठ जाते हैं। ठीक है, लेखक का अचानक चढ़ जाना उन सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने भी सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सके, परंतु अब उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफेद पोश, ये अपने आप बारे में लेखक बात कर रहे हैं, उन्हें मंजिले दर्जे में सफर करता देखे। अब देखो कहानी समझो। लेखक एकदम से ट्रेन में चढ़े सेकंड क्लास में। लेखक ने सोचा था डब्बा एकदम निर्जन होगा, एकदम खाली होगा, लेकिन डब्बे में पहले ही नवाब साहब थे। लेखक को देखते ही नवाब साहब का थोड़ा सा मुंह बन गया, उनको वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं अकेले बैठूंगा। अब लेखक ये सोचते हैं कि नवाब साहब, अब लेखक रीजन देते हैं 1-2। पहले तो उनको ये लगता है कि नवाब साहब को बुरा इसलिए लगा होगा कि शायद मेरी तरह वो भी चाह रहे होंगे कि डब्बे में कोई ना हो और वो आराम से बैठ के वो भी शायद अपनी किसी कहानी के बारे में सोच रहे होंगे। दूसरा अब रीजन लेखक ये देते हैं कि शायद नवाब साहब को ये लगे कि मैं तो नवाब हूं, क्योंकि वो देखने से नवाब ही लग रहे थे, लेखक भी उनको नवाब कहते हैं, तो कहीं नवाब साहब को ये ना लगे कि मैं तो नवाब हूं और हम नवाब तो रईस होते हैं, हम तो फर्स्ट क्लास से हम सफर करते हैं, अरे इस सफेद पोश ने मुझे देख लिया सेकंड क्लास में सफर करते हुए, तो ऐसा उसको ना लगे, उनको ऐसा ना लगे, ये सोच करके वो शायद परेशान है। ये लेखक 1-2 एक्सप्लेनेशन देते हैं। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाया। आखिर लेखक कहते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने यही सोचा हो जो मैंने आपको बताया। 2 रीजन लेखक देते हैं कि जब वो एकदम ट्रेन में चढ़े, नवाब साहब थोड़े से परेशान हो गए, वो 2 रीजन देते हैं। एक कि ये भी अकेले सफर करना चाहते थे मेरी तरह, शायद ये भी कोई कहानी सोच रहे होंगे और अकेले सफर में टाइम पास के लिए खीरा खरीदा होगा। आप किसी अनजान व्यक्ति के सामने खाना तो अच्छा नहीं लगता, तो परेशान होंगे। दूसरा कारण लेखक ये कहते हैं कि शायद इनको ये लग रहा होगा कि मैं तो नवाब हूं, हम तो रईस हैं, हम तो फर्स्ट क्लास में ही सफर करते, इस सफेद पोश ने, इस आम आदमी ने मुझे देख लिया सेकंड क्लास में सफर करते हुए, अभी मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये 2 कारण लेखक को लगते हैं, जिस कारण लेखक के ट्रेन में चढ़ते ही नवाब साहब जो परेशान होते हैं, उनको इन 2 कारणों से लेखक जस्टिफाई करते हैं।
उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफर में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफेदपोश के सामने, सफेदपोश मतलब लेखक की बात हो रही है, कि सामने खीरा कैसे खाए। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर देख रहे थे। कनखियों से देखने का मतलब है जैसे मैं यहां देख रहा हूं, अब आपको मेरी आंखें शायद नहीं दिख रही होगी, जैसे तिरछी नजर से, मतलब गर्दन, ये तो मैंने गर्दन घुमाई, पर बिना गर्दन घुमाई ऐसे नहीं देखते हैं, ऐसे मतलब आपकी आंखें ऐसे टर्न होती है ना, बिना गर्दन घुमाए आंखें टर्न करके, इसको कहते हैं कनखियों से देखना। तो नवाब साहब देख रहे हैं। नवाब साहब ने पहले कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया लेखक से बात करने में, लेखक भी चुपचाप थे, वो भी वहीं बैठ गए। लेखक ने भी सोचा, आत्मसम्मान में उन्होंने भी, यानी कि अब वो बात नहीं कर रहे तो मैं क्या बात करूं, मतलब छोड़ो ना। वो भी अजीब लगता है ना, कोई आपको अवॉइड कर रहा है तो आप भी उसको नहीं देखते, नीचे देखते हो, बाहर देखते हो। तो लेखक ने भी अपनी नजरें नीचे कर ली थी। अब अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने को कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। अब होता क्या है यहां पे कि नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहे। नवाब साहब ऐसे तो ज्यादातर खिड़की से बाहर देखते रहे और कभी कभी कनखियों से लेखक को देख लिया करते थे, है ना। और हाँ, लेखक भी कनखियों से नवाब साहब को देख रहे हैं, कि लेखक भी जो है वो भी अब दोनों खिड़की के बाहर देख रहे हैं, तो लेखक भी कनखियों से यानी कि तिरछी नजर से नवाब साहब को देख रहे हैं। नवाब साहब बहुत समय तो खिड़की के बाहर ही देखते हैं और एकाएक लेखक से बात करने लगते हैं। मतलब कि शुरू में दोनों मिले, कुछ हाय हेलो नहीं हुआ, वो वहां देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, तिरछी नजर से लेखक देख रहे हैं नवाब साहब को। अब क्या एकदम से वो बात करने लग जाते हैं। अहो ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। अब नवाब तो थोड़ा उर्दू भाषा में वो अपनी बात करते हैं, खीरे का शौक फरमाएंगे। अब अचानक नवाब साहब की ये बदली हुई भाव भंगिमा, पाठ में इस तरीके से लिखा है, अचानक नवाब साहब की बदली हुई भाव भंगिमा लेखक को अच्छी नहीं लगी। अरे इतना टाइम तो एकदम ऑकवर्ड सिचुएशन थी हमारे बीच में, हम एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे, तिरछी नजर से देख रहे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। मैं वहां बैठा हूं, आप वहां खिड़की से बाहर देख रहे हो, मैं वहां बैठा हूं, आप खिड़की से बाहर देख रहे हो। अब एकदम से आप मेरे से बात कर रहे हो, तो लेखक को ये अच्छा नहीं लगा। तो लेखक ने वही बोला, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। लेखक ने बोला नहीं किबला शौक। लेखक को भी थोड़ी उर्दू आती थी, लेखक लाहौर के आसपास पढ़े थे, मैंने बताया नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भगत सिंह वाला पॉइंट बस इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, तो वही है कि लेखक को लगा कि यार ये तो मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं, वो नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पूछते कि मतलब, मुझे कोई एग्जाम्पल ठीक से नहीं याद आ रहा, पर जैसे कोई आ गया मेहमान घर में और वो बोल रहा है हाँ अरे हम चलते हैं, है ना, अरे हम थोड़े, जैसे कोई आया न्योता वोता देने के लिए कि अरे मेरे बच्चे का बर्थडे है, आप ये कार्ड ले लीजिए, मैं चलता हूँ, हाँ मैं चलता हूँ, मुझे और भी जगह कार्ड बांटना है। और सामने वाला कोई बोले अरे चाय पीजिए, चाय नहीं पियेंगे, चाय पी लीजिए, चाय नहीं पियेंगे। अरे अब उसको भी मालूम है कि सामने वाला बोल चुका है कि मुझे और जगह बर्थडे कार्ड बांटना है, तो मैं जाऊंगा, बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे हैं कि बस ये ना बोले और बस फॉर्मेलिटी हो जाए कि मैंने चाय के लिए पूछा था, है ना। कई लोग तो पूछते ही हैं ना सुनने के लिए, आप चाय वाय नहीं पियेंगे ना। जब ऐसा पूछोगे तो हाँ कौन बोलेगा यार, कोई भी थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी तो ना ही बोलेगा, है ना। तो होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। हाँ, अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को खीरे का लुत्फ उठाया। लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। नवाब साहब ने बहुत ढंग से, हाँ वो डायरेक्ट स्किप कर रहे हैं बट आप यहाँ पढ़ो, ठीक है। अब हुआ क्या कि लेखक को लगा कि ये तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। लेखक ने बोला नहीं शुक्रिया, किबला शौक फरमाया, मतलब शुक्रिया, आप खाइए, मना कर दिया। नवाब साहब फिर एक पल खिड़की से बाहर देखते रहे और उसके बाद कुछ समय पता नहीं खिड़की से बाहर देखते देखते क्या सोचते रहे, और फिर उन्होंने कुछ दृढ़ निश्चय किया। उनके सीट के नीचे लोटा था, अब तक आपको वो नहीं बताया था, अब तक आपको ये बताया था कि नवाब साहब बैठे हैं पलथी मार करके सीट के ऊपर, उनके सामने वाले बर्थ पर लेखक बैठे हैं, बीच में एक टेबल है, उसके ऊपर एक तौलिया है छोटा सा और उसके ऊपर 2 खीरे रखे हुए हैं। अब वो बता रहे हैं कि नवाब साहब ने सीट के नीचे लोटा था, उसमें पानी भरा हुआ था, 1 लोटा पानी था। नवाब साहब ने वो निकाला, 2 खीरे ट्रेन की खिड़की से। अब स्लीपर में आपने कभी ट्रैवल किया होगा तो वैसे ही है, ठीक है, बुक में इमेज भी वैसे ही दी है, उससे हाथ बाहर निकाल सकते हैं, लोटा वोटा भी छोटा लोटा है तो बाहर निकल जाएगा। तो उन्होंने लोटा जो है बाहर निकाला और मतलब 2 खीरे जो टेबल पे थे, सीट के नीचे से भरा हुआ पानी वाला लोटा, और उससे 2 खीरों को धो लिया।
दोनों खीरों को धो करके वापस लोटा नीचे रखा और तौलिए से खीरों को फिर पोंछ लिया। उसके बाद उन्होंने चाकू निकाला। चाकू से क्या किया, लेखक पे हमला किया नहीं, चाकू से उन्होंने खीरे के सिरे को काट दिया। सिरे यानी कि उसके दोनों एंड को, उसके स्टार्टिंग के एंड को, लास्ट के एंड को, दोनों एंड को काट करके उसे गोदा। गोद के मतलब, गोदने का मतलब क्या होता है, अगर आपने कभी खीरे की जड़ खाई होगी, यानी कि खीरा अगर आपने खाया होगा, खीरे का एकदम स्टार्टिंग का हिस्सा, जैसे खीरा है तो एकदम स्टार्टिंग का हिस्सा और एकदम लास्ट का हिस्सा खाओगे तो कड़वा लगता है। तो जैसे आम खाने से पहले आम का पस निकाला जाता है। आई होप आपको इतना पता होगा, नहीं पता होगा तो बताता हूँ। कच्चा आम या पक्का आम भी है तो उसको काट के पहले थोड़ा दबाया जाता है कि उसका शुरू का रस निकले, पस निकले, तो वरना फोड़ी वगैरह होती है। तो उसी तरीके से खीरे को, जैसे खीरा होता है तो उसका शुरू का हिस्सा, लास्ट का हिस्सा काट करके, काटने के बाद जो कट गया अब उसको थोड़ा सा चाकू से दाबते हैं कि जो उसके जड़ में, यानी कि खीरे के दोनों एंड्स पे, मैं यहां एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। खीरा जो है, ठीक है, जैसे मान लो ये तो मैं रेक्टेंगल शेप में बना रहा हूं, पर मान लो यही खीरा है, ठीक है। जो खीरा है उसके दोनों एंड्स को काटने के बाद दोनों एंड्स पे ना कड़वाहट होती है। आपने काट के निकालने के बाद जब आप इसको प्रेस करोगे तो कड़वा रस जो है दोनों एंड से, बहुत ज्यादा नहीं निकलता, थोड़ा मोड़ा निकलता है। तो खीरे का पूरा कड़वाहट उसके एंड्स पे होता है। आपने काट दिया वो तो, प्लस दबा के थोड़ा रस, कड़वाहट जो अगर बची खुची होगी वो भी निकाल दिया, उसी को कहते हैं गोद करके कड़वाहट निकाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब वो ये इंपॉर्टेंट है, ये समरी में नहीं लिखा है, पर ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे चैप्टर से पढ़ूंगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर, अब खीरे को चाकू से काटा, मतलब छीला। तीन चीजें की, पहले तो सिरों को काटा, गोदा यानी कि चाकू से ही, चाकू, अरे जैसे ये कंघी है मान लो, है ना, कंघी है मानना, क्या है ना, उसको पकड़ करके ऐसे प्रेस किया उसके ऊपर, गोदा, उसका रस निकाला, कड़वा रस जो है। उसके बाद उसी चाकू से छीला और उसके बाद काटा, मतलब ऐसे स्लाइस नहीं काटा, फांक काटना यानी कि खीरे को बीच से काट दिया तो सीधा खीरा दो पार्ट्स में हो गया। एक होता है खीरे को सलाद की तरह काटना, वैसे नहीं काटा उन्होंने, खीरे को सीधा बीच से काट दिया, है ना। तो दो खीरे थे तो ऐसे चार फांक हो गए, उसको फांक बोलते हैं। जो आप, जैसे कोई खीरा है ना, आप समझ गए हो, मैं अपनी सहूलियत के लिए बता रहा हूँ। खीरा है, आपने उसको काटा, कटने के बाद बीच से ऐसे दो फांक हो जाते हैं खीरे के, तो ये एक फांक है, दूसरा फांक, तो ये जो थे फाक थे वहां पे, ठीक है। अब आगे क्या होता है, अब आगे वो आपको बताते हैं कि अब जो है, अब पूरा इनका काम हो गया। अब नवाब साहब ने बहुत करीने से, यानी कि बहुत ध्यान से खीरे की फाकों पर जीरा, मतलब अब वो माल मसाला सब रेडी करके लाए थे नवाब साहब कि जीरा डालूंगा, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा मसाला, इधर की खीरे के ऊपर मजा आ जाए, है ना। तो उन्होंने जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सूखी बुरक दी, यानी कि धीरे धीरे उसको हल्का सा छिड़कने लगे प्यार से। काली मिर्च काले रंग की, थोड़ी लाल मिर्च ब्लैक रेड कलर का, इतना अच्छा उसके ऊपर, और नमक कमाल का, है ना। और उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसवा। अब हुआ क्या कि वो जब ऐसे कर रहे थे, एकदम ताज़ा खीरा है, उसके ऊपर अब काली नमक डाल रहे हो, उसके ऊपर हल्का सा जीरा वीरा डाल रहे हो ना, तो डालते डालते मुंह में पानी आने लगता है। तो नवाब साहब के होठों को देख करके और फिर उनकी आंखों को देख करके, उनकी भाव भंगिमा, किस तरीके से वो बिछा रहे हैं, वो मसाला डाल रहे हैं खीरे के ऊपर, लेखक को लगा कि नवाब साहब को मनी मन खीरे का स्वाद अभी आ चुका है, ठीक है। अब कनखियों से देखकर सोच रहे हैं मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच रखने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब लेखक फिर खिड़की के बाहर, अब कोई अपना काम कर रहा है, खाना सजा रहा है, आप उसको अरे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो लेखक फिर खिड़की से बाहर देखने लगे और कनखियों से देखते हैं और फिर ये सोचते हैं कि ऐसे तो मियाँ बड़े, ये नवाब साहब बड़े रईस बनते हैं, लेकिन वही आम लोगों की तरह खीरा काट के और फिर लोटे से धो करके वही आम लोगों की तरह ही खाते हैं ये, ठीक है ना। अब क्या है कि इसके बाद क्या होता है कि अब वो एक बार पहले पूछा था नवाब साहब ने, अब दोबारा नवाब जो है पूछते हैं कि आप दोबारा कहना है। पुनः लेखक से खाने को कहा। अब पहले वो एक बार पूछते हैं अपनी छीलने, काटने, गोद करके कड़वा रस निकालने से पहले कि आप खाएंगे, लेखक मना कर देते हैं। अभी वो दोबारा पूछते हैं कि आप खा लीजिए। इस बार कैसे पूछते हैं, वल्लाह शौक कीजिए,
लखनऊ का बालम खीरा है। लखनऊ का जैसे बड़ा बालम खीरे का एक टाइप होता है, जैसे आम में, अरे जैसे बादामी आम होता है, केसरी आम होता है, वैसे खीरे में एक थोड़ा अच्छा टाइप होता है। मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि खीरे के कितने टाइप होते हैं, बट मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में बालम एक खीरे का टाइप है। तो अब क्या है कि जब आप नमक मिर्च डालते हो तो खीरा पानी छोड़ने लगता है। अब ये आप शायद नहीं समझ पाओगे, चैप्टर में लिखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, पर जैसे कोई भी फ्रूट है, जैसे आप सेब भी काटो, उसके ऊपर आप नमक डालोगे ना तो वो पानी छोड़ने लगता है, वो अपने अंदर का जूस हल्का हल्का सेक्रीट करने लगता है, ऊपर की लेयर गीली हो जाती है, तो खीरा भी पानी छोड़ने लगता है। ये सब देख करके लेखक के मुंह में तो पानी तो आता है, पर आत्मसम्मान के कारण, कि एक बार पहले मना कर दिया है, अब दोबारा हाँ बोल दूंगा तो मेरा आत्मसम्मान, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट तो गया, कि देखो मुंह में पानी आ गया और लालच के मारे पहले मना किया और अब बोल रहे दे दो दे दो, तो मैं ही किया। उस वक्त लेखक को शायद ये भी लगा होगा कि फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे हैं, तो लेखक ने अपने आत्मसम्मान को निभाना उचित समझा और दोबारा पूछे जाने पर भी मना कर दिया कि नहीं 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 आप खाइए। अब यहाँ लेखक थोड़ा बहाना बना देते हैं कि पेट भरा हुआ है, मैदा जरा कमजोर है, मैदा यानी कि पेट, मैदा वो खाने वाला मैदा नहीं, मैदा यानी कि पेट की, अरे मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं है और पेट भरा हुआ है, आप खाइए, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे मेन चीज़ है, वो फिर मना कर देते हैं, अभी तलब महसूस नहीं हो रही है, यानी कि अब मन नहीं कर रहा, मैदा जरा कमज़ोर है, यानी कि पेट ठीक नहीं है लेखक का, ऐसा वो बोलते हैं और मना कर देते हैं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से, सतृष्णा देखो, एक होती है तृष्णा, जैसे हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि तृष्णा मनुष्य को पागल कर देती है। तृष्णा मतलब बार भोगे हुए भोगों को बार बार भोगना, लालच, उसी को तृष्णा कहते हैं एक तरीके से। जैसे किसी के पास 100 रुपए हैं तो वो और 100 की लालसा करेगा, वो और 100 की, वो बार 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 बार, वो जीवन भर आइसक्रीम खाया हुआ है फिर आइसक्रीम की लालच करेगा, इसी को तृष्णा कहते हैं। तो बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है कि पाने के बाद भी बार बार उस भोग को बार बार पाने की लालसा होती है, उसको तृष्णा कहते हैं। खैर यहाँ सतृष्णा आंखें मतलब वही लालच भरी आंखों से, है ना, उन्होंने देखा उसको। और उसके बाद क्या हुआ, नवाब साहब ने क्या किया, खीरे की खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ, अब वो दोबारा एक बार देखते हैं तृष्णा वाली आंखों से, लालच भरी आंखों से कि पाऊंगा, फिर उसके बाद दोबारा खिड़की के बाहर देखते हैं, फिर कुछ डिसाइड करते हैं और उसके बाद वो लेते हैं, वो क्या है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, है ना, खीरे को बड़ी नज़ाकत से लेते हैं, और ये तो बुक है तो मैं बुक को यहाँ रिस्पेक्टफुली रख देता हूँ, और जैसे मान लो खीरे की फांकी है, फांक है ना, उसके बाद लेके ऐसे अरे ये सब, ये अजीब अजीब चीज़ें करते हैं हम, टीचर्स को भी क्या क्या करना पड़ता है बच्चों को बताने के, मतलब खीरे को सूंघते हैं, है ना, और सूंघने के बाद होता है ना कि मतलब मन ही मन स्वाद ले लिया, है ना, और वो अपने माउथ के जूसेस घोट लिए और उसके बाद खिड़की के बाहर डाल दिया, फिर दूसरा फांक उठाया सेम बाहर, तीसरा, उसके बाद ऐसे दोनों खीरे को जो काटा था ऐसे करके खिड़की के बाहर छोड़ दिया सूंघ करके फेंक दिया भाई, इतनी मेहनत की खीरों में, सारे फांकों को, है ना, स्वाद की। नवाब साहब खीरे को एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए, उसको सूंघा, खाया नहीं, खीरे का सूंघा, खीरे का स्वाद, आनंद उनकी पलकें मूंद गई, यानी कि मन ही मन उनकी आंखें बंद हो गई, खीरे का स्वाद लिया, मुंह में आए पानी का घूंट उन्होंने घोट लिया। होता है ना जब हम कुछ घोटते हैं तो गला हिलता है, पता चलता है। लेखक ने सब देखा, तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। इसी प्रकार एक एक करके फांक, सारे खीरे के फांकों को उठा के सूंघ सूंघ करके, आंख बंद करके सूंघ सूंघ करके, है ना, वो मतलब अपने माउथ के जूसेस को गल्प कर करके, घोट घोट के फेंकते गए। सारे फांकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा। अरे जैसे कि खाना खाने के बाद कोई नहीं करता वैसे कि अरे मैंने खाना खाया है, हाथ पोंछूंगा, मुंह पोंछूंगा, सेम वही कर रहे हैं वो। मैं आपको एक नवाब की कहानी बताता हूँ, मेरे सर ने मुझे बताई थी जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था 10वीं में। एक नवाब हुए थे, मतलब वो छोटे नवाब थे, उनके पिताजी बड़े नवाब थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी रियासत पे किसी ने हमला किया। अब रियासत पे हमला किया, महल पे हमला हुआ, आक्रमण हो गया, तो महल के बाकी जितने लोग थे, नौकर नौकराइन, मतलब सब लोग भाग गए, लेकिन वो जो छोटे नवाब साहब थे वो भागे नहीं। तो हमला करने वालों ने बोला कि यार हमले पे लोग अक्सर हम पे हमला करते हैं या छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, ये तो आराम से कमरे में बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा,
किसी ने पूछा भाई आप क्यों नहीं बैठे, सब तो बैठ गए, तो भवन हम तोड़ फोड़ रहे हैं। अरे आप बैठे क्या हो, हिलो तो कम से कम थोड़ा, हम ये भवन तोड़ेंगे, तोप वोप चला रहे हैं हम, आप बैठे हो इतनी आराम से, आप भागे क्यों नहीं, सब तो भाग गए। तो बोले कि अरे मुझे जूता पहनाने वाला कोई नहीं था। है ना, मतलब जूता पहनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं भाग नहीं रहा हूं। तो ये देखो, इस चैप्टर में अगर मैं आपको वापस चैप्टर के पृष्ठ बताऊं तो लेखक यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। जो लोग हकीकत से परे हैं, यानी कि रियलिटी से हट करके अपनी बनावटी में ही सब कुछ है। एक और नवाब साहब का उदाहरण समझिए। एक नवाब साहब थे, वो एक दिन एक बगीचे में घूम रहे थे, सार्वजनिक बगीचा था, पब्लिक गार्डन था, तो और भी लोग उस गार्डन में आए हुए थे, वो उस बगीचे में घूम रहे थे। अब क्या है, उनकी जेब में कुछ तो एक पुड़िया जैसा था, है ना, तो उस जेब में हाथ डाल के वो कुछ निकालते, मुंह में डालते ऐसे, फिर कुछ खाते खाते, अब वो क्या खा रहे हैं दिख नहीं रहा है, बस जेब में हाथ डालते, कुछ एक दाना निकालते, अब एक दाना तो हाथ में दिखेगा नहीं, जेब में हाथ डालते, कुछ निकालते, मुंह में डालते, खाते रहते। तो किसी ने पूछा, अरे नवाब साहब आप क्या खा रहे हैं? उन्होंने कहा, अरे बादाम खा रहा हूँ जनाब, दिमाग तेज होता है, बादाम बादाम खा रहा हूँ। बोला, अरे बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, हम आम आदमी, हम बादाम तो बहुत महंगा आता है। अब नवाब साहब थोड़ा आगे चले थे कि रोड पे एकदम से उनका पाँव डगमगा गया और नवाब साहब गिर गए। हम नवाब साहब ज्यों ही गिरे तो उनकी जेब की जो पुड़िया थी वो बाहर आई और छितरा गई सड़क पे। तो वो तो बादाम नहीं, वो मूंगफली थी। मतलब जब वो गिरे तो जेब से मूंगफली बाहर आ गई। तो नवाब साहब एक्चुअली में खा रहे थे मूंगफली, लेकिन शौक में साहब, शौक बड़ी चीज है, ऐसे कुछ फालतू एडवर्टीजमेंट्स बनते हैं आजकल। तो वो खा रहे थे मूंगफली और कह रहे थे कि मैं बादाम खा रहा हूं। तो इस कहानी के माध्यम से एक तो यशपाल जी ने सोचने की कोशिश की है, इस चीज को चेक करने की कोशिश की है कि क्या बिना कथ्य के, बिना पात्रों के, बिना घटनाओं के क्या कहानी लिखी जा सकती है। दूसरा, ये कहानी एक कटाक्ष है उन लोगों के ऊपर जो आज भी दिखावे की संस्कृति में जी रहे हैं, हकीकत से बिल्कुल अनजान है और दिखावे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। खीरा बर्बाद करना पड़े तो बर्बाद करेंगे, झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे, भले ही दुश्मन हमें मार दे, लेकिन जूता जब तक कोई पहनाने वाला नहीं होगा, मजाल है कि हम खुद जूता पहने। हालांकि ये सब कहानियां तो अलग से, बट आप समझिए दिखावे की संस्कृति पर यहाँ पे उस समाज के उस वर्ग पे कटाक्ष किया है जो हकीकत से परे है, हकीकत से एकदम अलग है और दिखावे को ही अपना सब कुछ मानता है। ठीक है, अब यही होता है स्टोरी में आगे। ठीक है, नवाब साहब खीरे की तैयारी के इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब नवाब साहब ने पहले तो खीरा सूंघ के फेंक दिया, उसके बाद नवाब साहब बड़ा काम किया था, खीरा काट करके, है ना, बड़ा गोद करके, सूंघ करके फेंकना, बहुत काम किया, तो थक गए नवाब साहब। तो नवाब साहब फिर उसके बाद, है ना, ऐसे मनी मन आंखों से, मुस्कुराती हुई आंखों से लेखक की ओर देखा कि ये होता है नवाबों की रईसी, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड, ये नवाबों की रईसी होती है ना, वो बुक में लिखा होगा। मानो कह रहे हो, गुलाबी आंखों से, यानी कि मुस्कुराती हुई आंखों से हमारी ओर देखा, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका, है ना। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा। अब लेखक ने तस्लीम से, अब लेखक भी क्या बोले, शर्म के मारे लेखक ने भी मस्तक नीचे कर लिया कि लेखक क्या बोले, है ना। अब लास्ट में आ गए हम। लेखक फिर यही सोच सकते हैं कि यार सिर्फ खीरे को देख करके, सूंघ करके फेंक देने से, मतलब चलो मन में आपका उसका टेस्ट आ गया, जैसे आप खीरा काट रहे हो, मसाला डाल रहे हो, तो आपके मन ही मन आपको उसका टेस्ट आपके मन में आ गया, पर उससे क्षुधा की निवृत्ति, उससे भूख की तृप्ति, भूख तो नहीं मिटेगी। किसी को भूख लगी है, उसको खाना दिखाओ, ललचाओ, उसके मुंह में गुलाब जामुन दिखाओ, उसको गुलाब जामुन का टेस्ट मुंह में आया, पर खिलाओ ना, तो भूखे के पेट में तो भूख लगी ही रहेगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, अब उन्होंने जो लेखक वही सोच रहे थे कि खीरे का इस्तेमाल करने से, मतलब इस्तेमाल करने का मतलब खाना नहीं, जैसे कंगी का हम इस्तेमाल करते हैं, उसका सेवन नहीं करते, खाते नहीं है उसको,
भोजन का सेवन करते हैं, भोजन का इस्तेमाल नहीं होता, तो उन्होंने खीरे को सामान की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया। तो लेखक यही सोचते हैं कि खीरे का इस्तेमाल करने से क्या किसी का पेट भर सकता है, और तभी नवाब साहब अरे मैं नहीं कर पाया अच्छे से, पर एक बड़ी सी डकार लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि खीरा अच्छा तो होता है पर नामुराद मैदे पर बोझ डाल देते हैं। कि खीरा अच्छा तो होता है लेकिन पेट के लिए थोड़ा हैवी होता है, मतलब हाजमे के लिए थोड़ा। अब मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ कि खीरा पचाने में लोगों को दिक्कत हो रही है, बट बुक में लिखा है कि अरे वो ज़्यादा नमक मिर्च मसाले की वजह से शायद। कि नवाब साहब कहते हैं कि खीरा होता तो बड़ा लजीज है, मतलब होता बड़ा टेस्टी है, बट पेट के लिए थोड़ा भारी होता है, मतलब पेट में गैस वैस बनती है, डकार वकार आती है, वो ऐसा कह रहे हैं नवाब साहब। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे के गंध से पेट भर जाने की डकार आ जाती है तो बिना विचार, घटना और पात्रों की इच्छा मात्र से, लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अब लेखक वही हंसते हुए सोचते हैं मन ही मन कि खीरा खाया नहीं है। लेखक ये मानते हैं कि खीरे को देख करके मन ही मन आपको उसका टेस्ट आ जाए, पर पेट तो नहीं भर सकता, डकार तो नहीं आ सकती। लेकिन अगर नवाब साहब जैसे लोगों को सिर्फ खीरे को सूंघ करके उनका पेट भर जाता है और पेट भर के डकार आ जाती है, सिर्फ सूंघने से अगर पेट भर सकता है, तो बिना कथ्य के, यानी कि बिना घटना के, बिना पात्रों के, सिर्फ लेखक की कल्पना के आधार पर कोई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो ही स्टार्टेड ऑफ, उन्होंने शुरुआत की थी कि क्या बिना कथ्य के कहानी लिखी जा सकती है। बिना कथ्य, कथ्य मतलब क्या, कथ्य मतलब कि बिना घटनाओं के, बिना पात्रों के, बिना किसी सीरीज ऑफ इवेंट्स के, वैसे को बिना घटनाओं, बिना पात्रों के क्या कोई कहानी लिखी जा सकती है। एंड ही कंक्लूडेड विद, उनको निष्कर्ष मिला हाँ लिखी जा सकती है। तो ये कहानी है। अब मैं आपको कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस दिखाता हूं। देखिए बोर्ड के क्वेश्चंस देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको एक आइडिया है कि लेवल क्या है। ठीक है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। अब आप खुद सोचिए, सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा क्योंकि लेखक अकेले सफर करना चाहते थे, वो कहानी के लिए कोई आइडिया ढूंढ रहे थे, और दूसरा कि वो खिड़की से बाहर देखकर दृश्य देखना चाहते थे। अब ये बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन के, बोर्ड के ही द्वारा इशू किए गए मार्किंग स्कीम में क्या क्या पॉइंटर्स है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। भीड़ से दूर एकांत में नई कहानी के विषय में सोचने के लिए, खिड़की से बाहर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए, अधिक दूरी का सफर ना होने के कारण टिकट में ज्यादा महंगा नहीं लगा। अब ये पॉइंट जो है तीसरा वाला, ये अपने हिसाब से सोच करके आप लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा भी लिखते हैं तो भी सही है। एक तो दूरी अधिक नहीं थी, तो उन्होंने सोचा सेकंड क्लास का टिकट उतना महंगा नहीं होगा, ज्यादा दूर नहीं जाना। एक ये भी उसका रीजन होता है कि दूरी अधिक नहीं है, फिर भी मैं ले रहा हूं क्योंकि मुझे अकेले सफर करना है ना। तो वही है, भीड़ से एकांत रहने के, भीड़ से हट करके अकेले में कहानी के बारे में सोचने के लिए, खिड़की से नज़ारा देखने के लिए, और शायद कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो टिकट महंगी नहीं होगी, सेकंड क्लास की क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप में से कई लोगों को इसका आंसर अलग अलग लगेगा, और ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि लेखक ने खीरा खा लिया होता तो क्या नवाब साहब भी खीरा खा लेते। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तर्क सहित यानी कि गिव रीजन। आप अगर कहोगे कि नवाब साहब ने भी, लेखक खा लेते तो वो भी खीरा खा लेते, वो फेंकते नहीं, और या तो फिर भी नहीं खाते, आप जो भी आंसर दे रहे हैं उसको जस्टिफाई कीजिए, गिव रीजन। अब ये क्वेश्चन है जो बोर्ड के लेवल का है। दे नो लॉन्गर आस्क यू सिंपल क्वेश्चंस, वो आपसे अब सिंपल सवाल नहीं पूछते कि क्या हुआ, वो कहानी में क्या हुआ, लेखक ने पहले वाला सवाल जैसे था, क्यों नहीं वो बैठे, क्यों लिया उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट। अब इसमें आप क्या लिखोगे आंसर। मुझे बड़ा मजा आता है, अगर ये लाइव सेशन है तो मैं आपके ऊपर डालता, बट ये रिकॉर्डेड है तो मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट आपको बताता हूं। इसमें दोनों ही आंसर सही है ना, कि आप अगर ये भी लिखते, लेकिन दोनों सही है तो हाँ ना से नहीं होगा, आपको आर्ग्यूमेंट अच्छा देना होगा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को ये लग सकता है, इसलिए आप इंटरनेट पे भी इस क्वेश्चन का आंसर चेक करेंगे कि अगर लेखक ने, नवाब साहब ने 2 बार लेखक से पूछा था, एक बार छीलने काटने से पहले, एक बार उसके बाद में, कि आप खीरा खाएंगे या नहीं। लेखक ने दोनों बार मना कर दिया। अगर किसी एक बार भी लेखक ने हाँ मान गए होते और लेखक खीरा खा रहे होते, क्या तब नवाब साहब खीरा खाते या फेंकते। अब इसमें एक आंसर हो, एक जगह आपको आंसर मिलेगा किसी बुक में, किसी साइट पे कि हाँ वो खा लेते, किसी जगह मिलेगा नहीं वो नहीं खाते। बट एक्चुअली सीबीएसई मार्किंग स्कीम के हिसाब से दोनों ही आंसर सही है। क्यों नवाब साहब, अब दोनों आंसर सही है, लेकिन रीजन अगर आपका सही है तभी आपको नंबर मिलेंगे। देखिए रीजन,
नवाब साहब को लेखक के सामने खीरे जैसी साधारण वस्तु को खाने में संकोच हो रहा था। यदि लेखक, ये पहले हाँ वाला रीजन है, यदि लेखक खीरा खाते तो नवाब साहब को भी संकोच ना होता। बुक में एक लाइन होती है कि एक लिखी है बुक में लाइन कि खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को खाना। मतलब नवाब साहब को थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था कि खीरा खाऊं यार, हम नवाब है, हम तो बिरयानी खाने वाले हैं, खीरा कैसे खाएं। अब लेकिन लेखक खाते तो शायद वो भी अपना संकोच त्याग के वो भी खीरा खा लेते। खीरा खाने के लिए ही खरीदे होंगे, फेंकने के लिए नहीं। उन्होंने खीरा खाने के लिए खरीदा होगा, वो तो लेखक आ गया तो उसको दिखाने के लिए फेंक दिया। वे लेखक से भी बार बार खीरा खाने का आग्रह कर रहे थे। यानी कि नवाब साहब, अब यहाँ पे आप अगर ऐसा आता है और आप इस पक्ष में आंसर लिखते हैं कि हाँ वो खीरा खा लेते अगर लेखक मान गए होते तो आप इसको इस तरीके से लिखना कि नवाब ने वो खीरे खाने के लिए ही खरीदे थे। अब नवाब तो इतना अमीर आज के डेट में नहीं है, तभी सेकंड क्लास से जा रहा है। वो तो उसको अभी भी अपना पैसे का घमंड दिखाना है, इसलिए उसने खीरे बर्बाद कर दिए। पर वो इतना अमीर नहीं है, उसने खीरा खाने के लिए ही खरीदे थे। बट वो सफ़ेद पोश यानी कि लेखक आ गए तो उसको संकोच हो रहा था। उसने ये सोचा, नवाब ने, कि उन्होंने ये सोचा कि अगर लेखक खीरा खा लेगा तो मैं भी खा लूँगा, मेरा पैसा वेस्ट नहीं होगा। अंदर से उनको भी जलन हो रही होगी, यार इतना महंगा खीरा था, डाल दिया, लखनऊ का बालम खीरा था। लेकिन शान बड़ी चीज़ है ना, वो कहते हैं ना, मतलब नवाबी ना खटे, ना कुछ भी हो, हमारी नवाबी ना घटे। तो उसके चक्कर में उन्होंने चीज़ें की। ठीक है, तो उन्होंने, आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि नवाब जी ने वो खीरे खाने के लिए खरीदे थे, है ना, उनको खाना तो था ही। वो लेखक से बार बार इसीलिए पूछ रहे थे कि लेखक बस हाँ बोल दे कि लेखक खा लेंगे तो मैं खा लूंगा, नहीं तो मुझे फेंकना पड़ेगा। वो खुद खीरों को फेंकना नहीं चाहते थे, इसलिए वो बार बार आग्रह कर रहे थे कि आप खा लो, और अगर लेखक खा लेते तो उन्हें संकोच ना होता। ये हाँ वाला पक्ष है। ना वाला पक्ष, लेखक के खीरे खाने के उपरांत भी वे नवाबी शान का प्रदर्शन करते और नहीं खाते, श्रेष्ठता दिखाने के लिए खीरा नहीं खाते। कि नवाब अब जो ना मानते हैं कि नहीं, लेखक अगर खीरा हाँ भी बोल देते तो भी वो नवाब साहब खीरा फेंकते ही, वो तब भी खीरा नहीं खाते। वो ये लिख सकते हैं कि नवाब साहब को तब और अच्छा मौका मिल जाता अपनी नवाबी दिखाने का कि ये खीरा, हाँ ये तो मैंने ऐसे ही लिया था कि आप जैसे कुछ सफ़ेद पोश लोग आते रहते हैं तो खीरा वीरा खा लेंगे, है ना, हम तो लोगों को खीरा वीरा बांट देते हैं। मतलब वो तब भी अपनी रईसी दिखाते कि जैसे कि लेखक को खीरा दे देते। अब लेखक खीरा खाता, बोलता अरे आप भी तो खाइए, आप ही के हैं, अब मौका मिलेगा। हाँ ये तो मैं आप जैसे लोगों के लिए खरीद देता हूँ, खीरा वीरा हम नहीं खाते, हम तो, हमारे लिए तो 56 भोग बना होगा। उनको मौका मिल जाता अपनी रईसी दिखाने के लिए। तो लेखक नवाब तब भी खीरा नहीं खाते। तो ये दोनों आंसर्स हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड का। नवाबी नस्ल से आप क्या समझते हैं, लखनवी अंदाज पाठ के संदर्भ में लिखिए। अपने ही अहम में डूबे रहे। नवाबी नस्ल यानी कि नवाब, यानी कि देखो, जब नवाबी नस्ल शब्द का प्रयोग किया गया है, बच्चों ध्यान से सुनिए, तो वो सिर्फ उस आदमी की बात नहीं कर रहे जो ऐसे नवाबी टोपी पहने या जो कहीं का नवाब है या जो किसी नवाब का रिश्तेदार है। एक आम आदमी, मेरे और आपके जैसा व्यक्ति भी नवाबी नस्ल का हो सकता है। कैसे? जो भी फेंकू है, जो अपनी प्रतिष्ठा को ही सब कुछ समझता है कि मतलब प्राण जाए तो जाए, बट उसके बाद भी हम मतलब प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने के लिए तैयार हैं, मतलब झूठी बातें करने के लिए भी तैयार है, सिर्फ अपने आप को समाज में अच्छा दिखाने के लिए। ऐसा जो व्यक्ति है, ये नवाबी नस्ल का आदमी है। जरूरी नहीं है कि नवाबी नस्ल का आदमी वही होगा जो थोड़ा मोटा होगा, नवाबी टोपी पहनी होगी, वो ऐसा नवाबी कुर्ता पहन के बैठेगा। वो कोई भी, मेरे जैसा कोई बच्चा, बूढ़ा, आम आदमी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो भी दिखावे में विश्वास रखता है। वो आपको बताएंगे अपने अहम में, अपने अहंकार में डूबे रहने वाला है, बनावटी शिष्टा, यानी कि वो मतलब बनावटी व्यवहार करता है, ठीक है, और स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने वाला, वही अहंकारी है जो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, बेटर समझता है। ऐसे व्यक्ति को नवाबी नस्ल का आदमी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का चैप्टर लखनवी अंदाज, यशपाल जी के द्वारा, विद वेरी इंपॉर्टेंट, ये हैंड पिक्ड वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस है। और मुझे उम्मीद है अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर से दे पाएंगे। अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्ञान के साथ गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।